हेलो गाइस, मैं उसाम सत्यम और आ गया हूँ आप लोगों के सामने लेके नेक्स्ट एपिसोड या फिर बोलो फाइनल एपिसोड डार्क नाइट या डार्क इंटेंशन, जो भी बोलो सब डार्क ही है। चैप्टर 22 एंड मैं इसे ज़्यादा खींचना नहीं चाहता तो इसी में शायद ख़त्म कर दूँ। और अगर आप लोगों ने प्लीज़ मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो ब्लॉग देख ले, कमेंट कर दे। और चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन माया को होश आया। प्रिया माया के लिए उसके पसंदीदा सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता लेकर उससे मिलने गई। हाय माया, अब कैसी हो? प्रिया ने उसे गुलदस्ता देते हुए पूछा। बेटर, माया ने मुश्किल से कहा। तो ये सब कबीर की करतूत है, इसी ने तुम्हें रिक्शे से गिराया था। प्रिया ने कबीर पर एक व्यंग भरी दृष्टि डाली। कबीर, तुम कुछ संभाल भी पाते हो? न प्रेम संभलता है और न ही प्रेमिका। प्रिया की बात पर कबीर को काफ़ी झेप महसूस हुई। उसने शर्माकर माया की ओर देखा। माया ने कुछ कहना चाहा मगर उससे पहले ही प्रिया ने कहा, माया, सुना है तुम अपनी फार्म में पार्टनर बन गई हो। कांग्रेट्स। थैंक्स प्रिया। माया को प्रिया का मिलनसार व्यवहार अच्छा लगा। उसे तो लगता था कि प्रिया कभी उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहेगी, मगर प्रिया तो खुद एक नए रूप में उसके सामने थी। माया के लिए यह एक सुखद आश्चर्य था। माया के ब्रेन का ऑपरेशन सफल रहा। उसकी दाईं टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे। हिप बोन सरक गई थी। उसे भी ऑपरेट करके जांघ के भीतर स्टील की प्लेटें डालकर सहारा दिया गया था। पूरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा था। बाकी की चोटें से हुए घाव भी भरने लगे थे। इस बीच प्रिया माया से नियमित मिल रही थी। वो माया के लिए उसके पसंदीदा फूल और खाना भी ले आती। माया को ये जानकर राहत और खुशी मिली कि प्रिया के मन में उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं रह गई थी। कुछ दिनों में माया को बेड रेस्ट और अच्छी केयर की सलाह देकर उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। माया, तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हारी अच्छी केयर हो जाएगी, कबीर ने माया से कहा। नहीं कबीर, माया मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहेगी, प्रिया ने कहा। तुम अपना काम करोगी या माया की केयर करोगी? और तुम अपनी जॉब करोगे या माया की केयर करोगे? घर पर माँ है, वो केयर करेगी माया की। माँ को तकलीफ़ तब देना जब माया उनकी बहू बनकर जाए। अभी माया को मेरे साथ ही रहने दो। प्रिया ने माया की ओर एक मीठी मुस्कान बिखेरी। प्रिया की बात से कबीर को थोड़ी सी झेप हुई। उसने झेपते हुए माया की ओर देखा। माया को प्रिया के शब्द छू गए। उसका यकीन मजबूत हो गया कि प्रिया ने उसे माफ़ कर दिया था। कोई मुझसे भी पूछेगा कि मैं कहाँ रहना चाहूँगी? माया ने कहा। हाँ माया, तुम ही कहो प्रिया से कि तुम मेरे घर पर आराम से रह सकोगी, कबीर ने प्रिया की ओर देखते हुए माया से कहा। मुझे लगता है कि मैं अपने सहेली के घर ज़्यादा आराम से रहूँगी, माया ने कुछ सोचने का अभियान करते हुए मुस्कुराकर कहा। नारी एकता, तुम लोगों को, मर्दों को झुकाकर ही मज़ा आता है, कबीर ने झुंझलाते हुए कहा। माया ने शरारत से प्रिया की ओर आंख मारी और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रिया और कबीर माया को प्रिया के अपार्टमेंट में ले गए। प्रिया ने माया के आराम से सारे बंदोबस्त कर रखे थे। लिविंग रूम की सजावट भी माया की पसंद के अनुसार ही कर रखी थी। ब्राइट शैम्पेन रंग के पर्दे और फ्लावर पॉट्स में जास्मीन, डेजी और डहलिया के फूलों के गुलदस्ते। उस शाम माया को ध्यान में रखते हुए प्रिया ने खाना भी हल्का मगर पौष्टिक बनाया। रोस्टेड पम्पकिन और रेड पेपर का सूप, मैश्ड क्रीमी स्वीट पोटैटो, मिक्स्ड वेजिटेबल खिचड़ी और खीरे का रायता। माया के बेड के पास ही टेबल लगाकर उसने खाना सर्व किया। वाह, कद्दू से भी इतना टेस्टी कुछ बन सकता है, यह पता नहीं था, कबीर ने सूप टेस्ट करते हुए कहा। रेसिपी ले लो, जब चाहो तब बना लेना इतना टेस्टी, प्रिया ने मुस्कुराकर इतना टेस्टी पर जोर देकर कहा। कबीर को प्रिया से भी पहली मुलाकात याद आ गई जब उसने प्रिया के प्लीज कहने के अंदाज की नकल की थी। न बाबा, ये खाना बनाने का काम मुझसे नहीं होता, कबीर ने अपना ध्यान उस पहली मुलाकात से हटाते हुए कहा। बड़ी माँ की बिगड़ी औलाद, माया ने शरारत से कहा। अब माया से हुई मुलाकात की याद कबीर को लगा, जैसे कि वह प्रिया और माया के बीच टेनिस बॉल की तरह उछल रहा है। कभी प्रिया उसे माया की ओर उछाल रही तो कभी माया उसे प्रिया की ओर। कभी प्रिया की वजह से माया उसकी ज़िंदगी में आई थी और अब माया की वजह से प्रिया लौट आई है। कबीर इस पिंग पोंग की हालत में थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने झटपट से खाना ख़त्म करते हुए प्रिया से कहा। अच्छा प्रिया, अब मैं चलता हूँ, तुम माया का ख्याल रखना। कबीर, आज रात यहीं रुक जाओ, माया ने अनुरोध किया। फिर वही पुरानी याद,
कभी यही अनुरोध माया की मौजूदगी में प्रिया ने किया था। कबीर ने बेचैनी से प्रिया की ओर देखा। मेरी ओर क्या देख रहे हो? माया कह रही है तो रुक जाओ, प्रिया ने कहा। तुम्हारा घर है तो तुमसे तो पूछना पड़ेगा ना, कबीर ने अपनी बेचैनी छुपाने के लिए मजाक के अंदाज में कहा। कह तो ऐसे रहे हो जैसे मुझसे पूछे बिना पहले कभी यहाँ रुके नहीं। प्रिया का इरादा न जाने क्या था, मगर उसकी ये बात कबीर और माया दोनों को ही चुभ गई। कबीर ने माया की ओर देखा और उसे समझ नहीं आया कि प्रिया को क्या जवाब दे, मगर माया की भावुकता बह उठी। प्रिया, कबीर और मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया और हमने, कहते हुए माया की आंखें भर आई। अरे माया, इमोशनल मत हो। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, कहते हुए प्रिया किचन की ओर भागी। कबीर को प्रिया का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। आखिर प्रिया उतनी उदार क्यों हो रही थी? क्यों वह फिर से माया पर एहसान कर रही थी? वह भी प्रिया के पीछे किचन में गई। प्रिया, क्या हो रहा है? क्यों कर रही हो? कबीर ने उत्तेजित स्वर में पूछा। क्या कर रही हूँ कबीर? कॉफ़ी ही तो बना रही हूँ, प्रिया ने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे कि उसने कबीर का हास्य नहीं समझा हो। बनो मत प्रिया, माया को अपने घर पर रखकर आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? कबीर के स्वर में वही उत्तेजना थी। मैं वही कर रही हूँ जो उसकी किसी दोस्त को करना चाहिए। माया को मेरी ज़रूरत है। जिसने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया, उसी पर प्यार लुटा रही हो। सच सच बताओ प्रिया, ये भगवान बनने का नाटक क्यों कर रही हो? कबीर झुंझला उठा। बहुत समझदार हो गए हो कबीर, बहुत जल्दी नाटक पहचान लेते हो। प्रिया ने कबीर पर एक व्यंग भरी दृष्टि डाली। अच्छा अब चलो, कॉफ़ी तैयार हो गई है। उस पूरी रात कबीर बेचैन रहा। प्रिया आखिर वह सब क्यों कर रही थी? क्यों वह माया के बहने उसे फिर से अपने करीब ले आई? माया बीमार थी, बिस्तर से बंधी थी। प्रिया आज़ाद थी, उपलब्ध थी। क्या इसी का फ़ायदा उठाकर वह फिर से अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी? क्या माया को ये बात समझ नहीं आ रही थी, या माया का उस पर अटूट विश्वास बन गया था? क्या वह इतना कमज़ोर था कि वह माया का विश्वास तोड़ देगा? कबीर के प्रिया के शब्द याद आ गए। माया को भी तुम्हें आजमा लेने दो। तो क्या यही है प्रिया का मकसद, उसे माया से वापस छीनना? कबीर ने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह प्रिया की चाल को कामयाब नहीं होने देगा। चैप्टर 23। माया प्रिया के घर पर खुश थी। प्रिया उसकी अच्छी देखभाल कर रही थी। प्रिया ने उसके लिए एक प्राइवेट नर्स भी रख दी थी। माया के शरीर के जख्म धीरे धीरे भर रहे थे, मगर मन का सारा बोझ उतर चुका था। कबीर नियमित रूप से मिलने आता। वह प्रिया से बचने की हर संभव कोशिश करता, मगर फिर भी उसकी चंचल मन उसे प्रिया की ओर खींचती। इसी रस्साकस्सी में वह रूखा और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कबीर, आजकल तुम बहुत बोर होते जा रहे हो, माया ने शिकायत के लहजे से कबीर से कहा। हाँ माया, ठीक कह रही हो, आप तो ऐसे न थे मिस्टर कबीर, प्रिया ने कहा। कबीर को समझ नहीं आया कि प्रिया मजाक कर रही थी या व्यंग। प्रिया, तुम्हें पता है कि कबीर गिटार बहुत अच्छा बजाता है, माया ने कहा। कबीर, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। चुपके चुपके माया को गिटार बजाकर सुनाते रहे, प्रिया ने शिकायत की। कभी मौका नहीं मिला, कबीर ने सफाई दी। मौके निकालने पड़ते हैं, प्रिया ने कहा। आज मौका है, आज सुना दो, माया ने कबीर से अनुरोध किया। मगर अभी यहाँ गिटार कहाँ है? तुम्हारी गिटार मेरे घर पर ही रखी थी कबीर, मैंने मंगा ली है। प्रिया प्लीज़, कबीर को इसकी गिटार दो, अब कोई और बहाना नहीं चलेगा, माया ने कहा। प्रिया कबीर की गिटार ले आई। कबीर ने गिटार ट्यून करते हुए माया से पूछा, कौन सा गाना सुनोगी? मुझे तो तुम कई बार सुना चुके हो, आज प्रिया की पसंद का गाना बजाओ। बोलो प्रिया, कौन सा गाना सुनोगी? माया ने कहा। सांसों की ज़रूरत है जैसे, प्रिया ने कुछ सोचते हुए कहा। कबीर ने थोड़ा चौंकते हुए प्रिया की ओर देखा। क्यों कबीर, ये गाना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? प्रिया ने कबीर की ओर एक तिलस्मी मुस्कान बिखेरी। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गिटार की तार छेड़ते हुए बजाना शुरू किया। सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मगर गिटार बजाते हुए कबीर के मन में ये सवाल कौंधता रहा कि प्रिया ने यही गीत क्यों चुना।
क्या उसके प्रिया को छोड़ने के बाद प्रिया वाकई तड़प रही है? क्या प्रिया की तड़प ऐसी है जैसे कि सांसों के घुटन पर होती है? कबीर के गाना ख़त्म करने के बाद प्रिया ने चहकते हुए ताली बजाकर कहा, वाह कबीर, यह टैलेंट अब तक मुझसे क्यों छुपा रखा था? अच्छा एक बात बताओ, मुझे गिटार बजाना सिखाओगे? कबीर फिर मौन रहा। माया ने कहा, बोलो ना कबीर, प्रिया को गिटार बजाना सिखाओगे? अरे बाबा मुफ्त में नहीं सिखाऊंगा, अपनी फीस ले लेना। अरे बाबा मुफ्त में नहीं सीखूंगी, अपनी फीस ले लेना। प्रिया ने मजाक किया। ना तो मुझे किसी को गिटार सिखाना है और नहीं आज से किसी के लिए गिटार बजाना है, अंडरस्टैंड? कबीर झुंझलाकर चीख उठा। चिल्ला क्यों रहे हो कबीर? माया ने कबीर को झिड़का। माया तुम अंधी हो, तुम्हें दिखता नहीं कि प्रिया क्या कर रही है? समझ नहीं आता तुम्हें? बेवकूफ़ हो तुम। कबीर की झुंझलाहट गुस्से में बदल गई। क्या कर रही है प्रिया? एक तो वह हम पर एहसान कर रही है और तुम उस पर चिल्ला रहे हो। माया ने फिर से कबीर को झिड़का। तुम दोनों फ्रेंड्स को जो ठीक लगता है वो करो, मगर मुझे बख्शो, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए कबीर उठ खड़ा हुआ। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कबीर को रोकना चाहा, मगर प्रिया ने उसे इशारे से मना कर दिया। कबीर प्रिया के अपार्टमेंट से चला गया। कबीर चला गया, मगर माया के कानों में उसके शब्द गूंजते रहे, माया तुम अंधी हो, तुम्हें दिखता नहीं कि प्रिया क्या कर रही है? समझ नहीं आता तुम्हें? बेवकूफ़ हो तुम। क्या प्रिया के मन में अब भी कबीर के लिए चाहत बाकी है? क्या वह वाकई कबीर को उससे वापस लेना चाहती है? क्या प्रिया उस पर सारे एहसान इसलिए कर रही कि बदले में कबीर को उससे छीन सके? और कबीर, क्या वो अब भी उसके मन में प्रिया के लिए जगह है? यदि ना होता तो कबीर इस तरह परेशान नहीं होता। कुछ तो है। कबीर घर लौटकर काफ़ी बेचैन रहा। सांसें कुछ ऐसे बेचैन रही जैसे कि घुट रही हो। रह रह कर प्रिया के ख्याल आते। उसने प्रिया के साथ न्याय नहीं किया, मगर माया के पास तो फिर भी उसके करियर और उसके एम्बिशंस थे। मगर प्रिया ने तो प्रेम को ही सब कुछ समझा था। माया ने तो उसे कितने बदलना चाहा, उसकी स्वच्छंदता, उसकी आवारगी पर लगाम कसी, पर उस पर हमेशा रौब और रुतबा जमाया। मगर प्रिया की तो उससे कोई अपेक्षाएं ही नहीं थी। उसने तो उसे वैसा ही स्वीकार किया जैसे कि वह था। कबीर ने अलमारी खोलकर उसके लॉकर से प्रिया की दी हुई घड़ी निकाली। डायमंड और रोज गोल्ड की खूबसूरत घड़ी, जिसके डायल पर लिखा हुआ था खग, यानी कबीर खान। कबीर ने घड़ी अपने कलाई पर बांधी और उसे एक टक निकालने लगा। घड़ी कुछ सुइयों की टिक टिक उसके यादों में बहते समय को खींचकर उसके बचपन में ले गई। कबीर के जीवन की समस्त विचित्रताओं की तरह ही उसके जन्म की कहानी भी विचित्र ही थी। कबीर के माँ और पापा की पहली मुलाकात एक स्टूडेंट रैली में हुई थी। माँ इन दोनों स्टूडेंट लीडर और अपने कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट थी, और पापा एक जूनियर पत्रकार। कबीर के होने वाले पापा कबीर की होने वाली माँ को देखते ही उन पर फिदा हो गए, और फिर फिदा भी ऐसे कि उसके बाद चाहे कोई रैली हो, कोई हड़ताल हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई फंक्शन, वे माँ से मिलने का कोई मौका हाथ से जाने न देते। मुलाकातें दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में, और प्यार खींचकर ले गई शादी की दहलीज तक। मगर वहाँ एक मुश्किल थी। कबीर की माँ हिंदू और पापा मुसलमान। उनके घर वालों को उनका संबंध गवारा न लगा। कहते ही लगभग 450 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर ने एक हिंदू राजकुमारी से शादी कर हिंदू मुस्लिम रिश्ते को साझी तहजीब की बुनियाद डाली थी। मगर शायद वो बुनियाद ही कुछ कच्ची थी, क्योंकि आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम बड़ी आसानी से भाई भाई तो कहला सकते हैं, मगर उसी आसानी से पति पत्नी नहीं हो सकते। हर माँ ने तो किसी तरह अपने घर वाले को मना लिया, मगर पापा के घर वाले किसी भी कीमत पर राजी न हुए। फिर पापा ने एक लव जिहाद, अपने लव या प्यार को पाने के लिए अपने परिवार और बिरादरी के खिलाफ जिहाद और सबकी नाराज़गी मोल लेते हुए माँ से शादी की। शादी के बाद पापा के संबंध अपने घर वालों से बिगड़ते ही रहे। कुछ औपचारिकताएं हो जाती, कुछ खास मौक़ों पर मुलाकातें या बातचीत हो जाती, मगर इससे अधिक कुछ नहीं। फिर हुआ कबीर। कबीर का होना उसके बाद यदि किसी और के लिए सबसे अधिक बदलाव लेकर आया तो वो उसके पापा के घर वाले ही थे। पूरा परिवार उसे देखने आया, मगर इस बार उनका आना महज एक औपचारिकता नहीं था, उसमें एक गर्मजोशी थी, एक उत्साह था। कबीर के प्रति उमड़ता उनका प्रेम उसके पापा पर भी छलकने लगा, जिसमें भीग कर
पापा अपने आपसी रिश्ते में आई कड़वाहटें ढो डालना चाहते थे। मगर कुछ देर बाद पापा को समझ आया कि उस प्रेम के पीछे एक डर था, वैसा ही डर जो प्रेम और घृणा के एक दूसरे का पूरक बनाए रखता है। कभी अपने बेटे के गैर मजहबी लड़की से शादी कर उसके दूर हो जाने के डर ने उसके मन में एक घृणा पैदा की थी, और उस दिन अपने पोते को गैर मजहबी हो जाने का डर उसने कबीर की ओर खींच लिया था। उन्हें डर था कि उन्हें दूरी की वजह से कबीर मुस्लिम संस्कारों से वंचित होकर हिंदू ना हो जाए। वो उसे हिंदू बनने से रोकना चाहते थे। उनका मानना था कि हर बच्चा मुस्लिम ही पैदा होता है, मगर उसके पालक उसे हिंदू, सिख या ईसाई बना देते हैं। वे एक और मुस्लिम को काफिर बनाने से रोकना चाहते थे। उन्होंने तो कबीर के लिए नाम भी सोच रखा था, जहीर, मगर कबीर और पापा उसे ऐसा नाम देना चाहते थे जो अरबी ना लगकर हिंदुस्तानी लगे, जो बादशाह अकबर द्वारा डाली गई कच्ची नींव को कुछ पुख्ता कर सके। मगर साथ ही ये भी डर था कि यदि नाम हिंदू हुआ तो परिवार से साथ मिटती दूरियां कहीं और न बढ़ जाए। कबीर का मजहब तय करने से पहले उसके नाम का मजहब तय किया जाने लगा। पापा के इस कसमकस का हल निकालना माँ ने, और उन्होंने उसे नाम दिया कबीर, यानी महान, ग्रेट। अल्लाह के 99 नामों में एक अरबी शब्द जो संत कबीर से जुड़कर न सिर्फ पूरी तरह हिंदुस्तान हो चुका है, बल्कि अपनी मजहब का इंटेंशन भी खो चुका है। कबीर को समझकर ही समझा जा सकता है, शब्दों का कोई मजहब नहीं होता, मगर नाम का कोई मजहब नहीं होता। मजहब सिर्फ होता है इंसान का, भगवान का कोई मजहब नहीं होता। बचपन में ही जैसे ही कबीर उसके नाम के रखे जाने का किस्सा पता चला, उसे यकीन हो चला कि वह पूरी कहानी बेवजह नहीं थी और उसके पीछे कोई पुख्ता वजह ज़रूर थी। उसे यकीन हो चला था कि उसके नाम के अर्थ के मुताबिक ही उसका जन्म किसी महान मकसद के लिए हुआ था। मगर आज कबीर कहाँ आ पहुँचा था? कहाँ रह गया था उसके महान बनने का मकसद? आज वह बस 2 लड़कियों के बीच उलझा हुआ था। प्रिया जो एक अरबपति पिता की बेटी थी, उसके सामने उसका खुद का कोई खास वजूद नहीं था। दूसरी माया जिसके अरबपति बनने के सपने थे, जिन सपनों के सामने वह खुद को छोटा ही समझता था। क्या प्रेम में किसी लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर लेना ही सब कुछ होता है? क्या उसे अपने प्रेम जाल में उलझाए रखना ही सब कुछ होता है? क्या उसके रूप और यौवन के प्रति समर्पित रहना ही सब कुछ होता है? आखिर रूप और यौवन की उम्र ही कितनी होती है? उस उम्र के बाद प्रेम का उद्देश्य क्या होता है? क्या प्रेम का अपना भी कोई महान उद्देश्य होता है? बस यही सब सोचते हुए कबीर की आंख लग गई। अगली सुबह कबीर की आंख काफ़ी देर से खुली। अलसाई आंखों को मलते हुए कबीर ने टीवी पर रिमोट उठाया और BBC 24 न्यूज़ चैनल लगाया। मुख्य खबर थी, इन द मिडिल ऑफ डीप फाइनेंशियल क्राइसिस इन अदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म from Citi Partners collapsed. The firm is charged with fraudulent accounting practices and its top officials are arrested. All employees the firm fear jobless. कबीर को धक्का सा लगा। सिटी पार्टनर्स ही वह फर्म थी जिसमें माया और कबीर काम करते थे। फर्म के डूब जाने का मतलब था माया और कबीर की नौकरी जाना। माया का फर्म में इन्वेस्ट किया सारा पैसा डूबना। एक तो माया की खुद की सेहत खराब थी और उस पर देश की अर्थव्यवस्था की सेहत भी बुरी तरह बिगड़ी हुई थी। एक के बाद एक डूबती बैंक और प्रॉपर्टी मार्केट के टूटने से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। ऐसे में माया के लिए नई नौकरी ढूंढ पाना लगभग असंभव था। ऊपर से माया पर उसके अपार्टमेंट के कर्ज का बड़ा बोझ था। नौकरी न रहने का अर्थ था कर्ज चुकाने में दिक्कत, और कर्ज ना चुका पाने का अर्थ था अपार्टमेंट का हाथ से जाना। माया के तो जैसे सारे सपने ही बिखर जाएंगे। ऐसे में सिर्फ एक ही सहारा थी, प्रिया। प्रिया ही मदद कर सकती थी। कबीर ने तय किया कि वह प्रिया से मिलेगा, उससे हाथ जोड़ेगा, खुद का सौदा करेगा, मगर माया के सपने बिखरने नहीं देगा। माया ने सफलता और संपन्नता के जो सपने देखे वे पूरे होने ही चाहिए। शायद इसी त्याग में उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। उसका नाम कबीर सार्थक होगा। कबीर ने प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शाम को घर आ जाओ कबीर, प्रिया ने कहा। नहीं, वहाँ माया होगी।
मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है कबीर जो माया की मौजूदगी में नहीं हो सकती? मिलने पर बताऊंगा प्रिया। ऐसा करो तुम लंच करके माया के अपार्टमेंट पर पहुंचो। प्रिया को थोड़ी बेचैनी हुई। पता नहीं कबीर क्या चाहता था। कबीर की पिछली रात के मिजाज को देखते हुए प्रिया ने बेचैनी स्वाभाविक था। उसी बेचैनी की हालत में वह माया के अपार्टमेंट पहुंची। कबीर वहाँ पहले से मौजूद था। कहो कबीर, प्रिया के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। प्रिया, शायद तुम्हें पता ना हो मगर जिस फर्म में माया और मैं काम करते थे वह डूब गई है। क्या? प्रिया ने चौंकते हुए कहा। हाँ प्रिया, हम दोनों की जॉब भी गई समझो। माया का फर्म में इन्वेस्ट किया पैसा भी डूब गया और उस पर माया पर इस अपार्टमेंट की 6 लाख पाउंड का कर्ज है। क्या 6 लाख पाउंड? प्रिया एक बार फिर चौंकी। तुम्हें तो पता है कि अभी इकोनॉमी और प्रॉपर्टी मार्केट की क्या हालत है। माया की सारी कमाई इस अपार्टमेंट में लगी है। उसकी जॉब तो जाएगी ही और उस पर अगर वह इस अपार्टमेंट को भी ना बचा पाई तो वह टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मैं समझती हूँ कबीर। प्रिया के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें छा गई। प्रिया, इस वक्त सिर्फ तुम्हारी माया की मदद कर सकती हो। तुम मुझे माया के वापस लेना चाहती हो ना? मैं तैयार हूँ प्रिया, मगर प्लीज़ माया के सपनों को बिखेरने से बचा लो, कबीर ने विनती की। कबीर, प्रिया ने चौंकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ प्रिया? तुम्हें सौदा पसंद नहीं? कबीर प्लीज़ सटाप। प्रिया चुप उठी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं माया की मदद तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ? तुमने प्रेम को सौदा समझ रखा है। तो किस लिए कर रही हो माया की मदद? किस लिए बन रही हो मसीहा? मुझे नीचा दिखाने के लिए? कबीर सटाप, जस्ट सटाप। प्रिया फिर से चीख उठी। जानना चाहते हो मैं क्यों माया की मदद कर रही हूँ, क्यों उदार बन रही हूँ? तो सुनो, जब तुम मुझे छोड़कर माया के पास चले गए थे तो मेरे सारे भरोसे, सारे विश्वास टूट गए थे। मुझे लोगों पर आसानी से भरोसा करने की आदत थी। मुझे लगता था कि जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वे अच्छे ही होते हैं, उनकी नीयत साफ़ होती है, उन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मगर मेरा वह यकीन टूट गया। अच्छाई पर भरोसे का जो मेरा जीवन का फ़लसफ़ा था वह बिखर गया और उस बिखराव ने मुझे भी वहीं पहुँचा दिया जिसे तुमने कहा था डार्क नाइट। मैं डिप्रेशन में डूब गई। उस वक्त मुझे तुम्हारी बात याद आ गई। मैंने डिप्रेशन की और डार्क नाइट पर सर्च किया और मुझे तुम्हारे गुरु के काम के बारे में पता चला। इस तरह प्रिया से मेरी मुलाकात हुई। मैंने मुझे गौर से सुनती मीरा से कहा। प्रिया जब मेरे पास आई तो वह वैसे ही गहरे अवसाद में थी जैसे कि कबीर था। जब वह मुझसे मिलने आया था, कबीर पर मैंने भरोसा किया था, मगर कबीर से कहीं अधिक भरोसा मुझे माया पर था। कबीर से तो 4 दिन की मुलाकात थी, मगर माया से तो बरसों की करीबी दोस्ती थी। कबीर से कहीं ज़्यादा मेरे भरोसे को माया ने तोड़ा है। कबीर से कहीं ज़्यादा गुस्सा और नफ़रत मेरे माया के लिए है। प्रिया ने अवसाद में डूबी आवाज़ में मुझसे कहा। माया से मैं मिल चुका, वह अच्छी लड़की है, मैंने प्रिया से कहा। तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा क्यों किया? मेरे भरोसे क्यों तोड़ा? प्रिया बिफर उठी। इंसान अच्छा हो या बुरा, कमज़ोर ही होता है। कमज़ोर में ही गलतियाँ होती है और अपराध भी। मैंने कौन सा अपराध किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है? तुमने शायद कोई अपराध नहीं किया, मगर अब अपने मन में क्रोध और घृणा पालकर तुम अपने प्रति अपराध कर रही हो। आप कहना क्या चाहते हैं कि मुझे बिना कोई अपराध किए ही सज़ा मिल रही है, और जिसने मेरे साथ अपराध किया उससे मैं घृणा भी ना करूं, उस पर गुस्सा भी ना करूं? ये कैसा न्याय है? प्रिया, ईश्वर की प्रकृति में सज़ा या दंड जैसा कुछ भी नहीं होता। प्रकृति अवसर देती है, दंड नहीं। हम जिसे बुरा वक्त कहते हैं वह दरअसल अवसर होता है उन कमजोरियाँ, उन बुराइयों को, उन सीमाओं से बाहर निकालने का जो उस बुरे वक्त को पैदा करती है। जीवन विकास और विस्तार चाहता है और डार्क नाइट अवसर देती है अपनी सीमाओं को तोड़कर विस्तार करने की। जीवन के जो संकट डार्क नाइट पैदा करते हैं उन संकटों के समाधान भी डार्क नाइट में ही छुपे होते हैं। कबीर की तड़प ये थी कि वह लड़कियों का प्रेम पाने में असमर्थ था। डार्क नाइट से गुजरकर उसके व्यक्तित्व का वह विकास मिला जिसमें उसने लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने और उनके प्रेम पाना सीखा। मगर तुम इस अवसर में अपनी चेतना के विस्तार को दिव्यता तक ले जा सकती हो। अपनी कमजोरियों और सीमाओं से मुक्ति ही असली मुक्ति है। स्वयं को घृणा और क्रोध की बुराई से मुक्त करो प्रिया। घृणा और क्रोध में
तुम सिर्फ खुद को ही दंड दोगी, माया को नहीं। अपने हृदय को विशाल बनाओ। तुम्हें डिप्रेशन का इलाज भी उसी में है और तुम्हारे डार्क नाइट का उद्देश्य भी वही है। और चैप्टर 24। कबीर, मैं तुम्हें खुद से बांधना नहीं चाहती। तुम्हारे गुरु से मैंने मुक्त होना सीखा है। मैं खुद को अपनी घृणा और माया को उसके अपराध बोध से मुक्त कर रही हूँ। प्रिया ने कबीर को मुझसे हुई बताते हुए कहा। आई एम सॉरी प्रिया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कबीर को गलानी महसूस हो रही थी। समझ तो तुम माया को भी नहीं पाए कबीर। औरत को सिर्फ अपनी ओर आकर्षित कर लेना ही बहुत कुछ नहीं होता। उस आकर्षण को बनाए रखने के लिए उससे भी बड़ी चुनौती होती है। औरत अपने प्रेमी को हमेशा अपने साथ खड़े देखना चाहती है, एक कवच बनकर, एक साया बनकर। उसके प्रेम की छाँव में वह कठिन से कठिन समय भी बिताने को तैयार रहती है। माया को भी कभी यह मत बताना कि उसकी भलाई के लिए तुम उसके प्रेम का सौदा करने चले थे। वह तुमसे नफरत करने लगेगी। कबीर, अच्छे और बुरे वक्त तो जीवन में आते रहते हैं, मगर औरत और आदमी के संबंध का असली अर्थ होता है कि वह इन अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे को संबल और प्रेरणा बने। मुझसे जितना हो सकेगा मैं माया की मदद करूंगी, मगर उससे असली ज़रूरत तुम्हें आ रही है कबीर। जाओ और जाकर माया को सहारा दो। कबीर बेसब्री से माया से मिलने के लिए दौड़ा। प्रिया की डार्क नाइट से उसने प्रेम का असली अर्थ सीखा। उसने प्रेम में समर्पण का अर्थ सीखा। अपने प्रेमी का दास्ता करना समझा, मगर प्रेम में समर्पण का अर्थ दास्ता नहीं होता। प्रेम में समर्पण का अर्थ अपना सम्मान खोना नहीं, बल्कि अपने प्रेमी का संबल और सम्मान बनना होता है। प्रेम में समर्पण बंधन नहीं बल्कि मुक्ति होती है, मुक्ति जो दिव्यता की ओर ले जाती है। कबीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। कबीर को देखते ही माया ने कहा। माया बेहद परेशान दिख रही थी। माया, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कबीर ने माया के पास बैठते हुए उसे गले में हाथ डाला और उसके बाएं गाल को चुमा। कैसे ठीक हो जाएगा कबीर, सब कुछ तो डूब गया है, और फिर मैं अपना लोन कैसे चुकाऊंगी। माया की आंखों से निकलकर आंसू उसके गालों पर उलटने लगे थे। माया, सब्र करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कबीर ने एक बार फिर माया का हौसला संभालना चाहा। अचानक ही माया के मोबाइल फ़ोन पर एक टेक्स्ट आया। माया ने टेक्स्ट पढ़ते हुए चौंक कर कहा, कबीर, मेरे बैंक से मैसेज आया है कि किसी ने मेरे अकाउंट में 6 लाख पाउंड ट्रांसफ़र किए हैं। कौन हो सकता है? कबीर के होठों पर मुस्कान बिखर गई। वह प्रिया ही होगी। और कौन? तुम्हारी सहेली प्रिया, कबीर ने मुस्कुरा कर कहा। कबीर, तुमने कहा प्रिया से मुझे पैसे देने के लिए। मैं प्रिया से इतने पैसे कैसे ले सकती हूँ? माया के चेहरे पर हैरत, खुशी और नाराज़गी से मिले जुले भाव थे। उधार समझ कर ले लो माया, चुका देना। कबीर, उधार तो चुकाया जा सकता है, मगर एहसान? प्रिया ने, इतने एहसान कैसे चुकाऊंगी? इमोशनल मत हो माया, तुम्हें इस वक्त इन पैसों की ज़रूरत है। प्रिया से मैंने क्या क्या नहीं लिया कबीर। उसका प्रेम छीन लिया, उसका विश्वास छीन लिया, और कितना कुछ लूँगी। तो फिर क्या करोगी माया? कबीर बेचैन उठा। कुछ देर माया चुपचाप सोचती रही, फिर उसने प्रिया को फ़ोन लगाया। प्रिया, कैन यू प्लीज़ कम हियर? माया, मैं अभी बिजी हूँ, शाम तक मिलेगी ना? प्रिया ने कहा। नो प्रिया, आई वांट टू हियर राइट नाउ, प्लीज़ कम ओवर। प्रिया को पहुँचने में लगभग 20 मिनट लग गए। इस बीच माया चुपचाप उसका इंतज़ार करती रही। कबीर ने उससे बात करनी चाहिए, मगर माया खामोश रही। कहो माया, प्रिया ने पहुँचते ही कहा। प्रिया, तुम्हें पता है कि कबीर अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता था? माया, तुम्हें इस वक्त मुझे ये पूछने के लिए बुलाया है? कबीर ने चौंकते हुए पूछा। प्रिया ने चौंकते हुए पूछा। हाँ प्रिया, मुझे लगा कि यही सही वक्त है इस बात को करने के लिए। तो कहो, क्या करना चाहता था कबीर? प्रिया ने शरारत से मुस्कुराकर कबीर की ओर देखा। आसमान में उड़ना चाहता था। माया ने हंसते हुए कहा। मुझे कबीर किसी बिगड़े हुए बच्चे सा लगता था, जिसे न तो अपनी राह ही मालूम थी और न ही मंजिल। मुझे लगता था कि मैं कबीर को सही रास्ता दिखा सकती थी, मगर कबीर को मेरे बताए रास्ते पर चलकर मिला क्या? कबीर अपनी ज़िंदगी में रोमांच चाहता था, मगर उसे मिली 9 से 5 की नौकरी। कबीर खुले आसमान में उड़ना चाहता था और वह बन गया एक डेस्क और कंप्यूटर से। कबीर किसी महान मकसद के लिए जीना चाहता था और उसे मिली माया का अपार्टमेंट सजाने के लिए। कबीर कोई खजाना खोज निकालना चाहता था और उसे मिली बंधाई सैलरी।
कबीर की कल्पनाओं में थी उसका हाथ थामकर उड़ने वाली एक परी और उससे मिली उस पर लगाम लगाने वाली माया। प्रिया, कबीर के भटकाव वह नहीं था जो वह चाहता था। कबीर को तो मैं भटका रही थी, मैं ठगनी माया, अपने हाथ बांधकर। कबीर की मंजिल उसके आवारगी में ही है और इस आवारगी में उसका हम सफ़र तुम ही बन सकती हो प्रिया, मैं नहीं। माया, ये क्या कह रही हो? कबीर ने चौंकते हुए कहा। एंड यू कबीर, तुम नीचे अपने घुटने पर बैठो, मैंने आंखें तैरते हुए कबीर से कहा। माया, कबीर कुछ और चौंका। कबीर, आई सेड गेट ऑन योर नीज नाउ, माया ने हुक्म किया। कबीर घबराते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया। गुड बाय, माया ने मुस्कुरा कर कहा। अब प्रिया का हाथ अपने हाथों में लो और उससे प्रॉमिस करो कि उसकी दहलीज के भीतर हो या बाहर, तुम्हारी आवारगी हमेशा उसके हाथों को ही थामे रखेगी। कबीर ने मुस्कुराकर माया की ओर देखा। मोहनी माया को वह त्याग रहा था, माया की ही आदेश से। प्रिया ने हाथ बढ़ाकर कबीर को खुद में समेट लिया। तो ये थी कबीर की कहानी। मैंने कहानी ख़त्म करते हुए मीरा की आंखों में झांक कर देखा। उसकी आंखों में अभी एक उलझन सी बाकी थी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। पूरी रात कैसे बीत गई पता नहीं चला, प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा। मगर एक बात समझ नहीं आई। क्या? मैंने पूछा। यही कि माया के बदन में जो आग और जलन सी उठी थी वह क्या था? ऐसा क्या और कैसे हुआ था? उसे समझने के लिए परेशान ना हो मीरा, हर चीज़ किसी कारण से ही होती है। कहानी में उसकी भी ज़रूरत थी, मैंने समझाया। अच्छा, अब चलती हूँ, मेरी फ़्लाइट का समय हो रहा है। आपके साथ बहुत अच्छा समय बीता। मैंने आपका फ़ोन नंबर नोट कर लिया है। वी विल कीप इन टच। श्योर मीरा, टेक केयर एंड हैव ए हैप्पी जर्नी। मैंने हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने मुझसे हाथ मिलाकर अपना हैंडबैग उठाया और वेटिंग लॉन्ज से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। फ़ोन मीरा का था। काम, मेरे बदन में जलन हो रही है, बॉटम से आग सी उठ रही है, प्लीज़ हेल्प मी, मीरा फ़ोन पर चीखी। मैंने फ़ोन को कान से हटाते हुए अपना हाथ झटका। उफ़, इन कमबख्त हाथों में वाकई कोई जादू है, कहते हुए मैं लाउंज से बाहर मीरा की ओर दौड़ा। और ये नावल यहीं पे ख़त्म हुई। तो दोस्तों, पूरी नावल मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ। कैसा लगा प्लीज़ बता देना, प्लीज़ कमेंट करना। एंड ये लास्ट में मुझे समझ नहीं आया कि इसके बदन में फिर आग कैसे लग गई। आप लोगों को समझ आया तो बताना। एंड प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलना। और नेक्स्ट कौन सी स्टोरी चाहिए वो भी कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।